हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी भारत संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे। यह उसका दूसरा भाग है। हमने पहला भाग पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आप इसको सॉल्व करिए और आपको जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों, बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद नया राज्य बनाती है। हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा है अनुच्छेद बी, तीसरा अनुच्छेद 3 या फिर डी अनुच्छेद 4। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद नया राज्य बनाती है, उसे अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत यह अधिकार है संसद को। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन या फिर डी राज्यों का यूनियन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्यों का यूनियन। इसका उत्तर डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न सम्मिलित होंगे। पहला, राज्यों के राज्य के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट किए जाएं। तो दोस्तों, भविष्य में भारत अगर किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित करता, उसका अधिग्रहण करता है, तो वह भी भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होगा। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। पहला, साधारण, दूसरा 2/3 बहुमत, तीसरा 3/4 या फिर डी 2/3 और आधे राज्यों का समर्थन। तो हमें बताना है कि एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के द्वारा ही संसद एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जाती। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का निर्माण किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। पहला, चौथी अनुसूची, दूसरा तीसरी अनुसूची, सी पहली अनुसूची या फिर डी 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों, आपको बताना है कि किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा किसी नए राज्य का निर्माण करने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहली अनुसूची। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्र का विवरण है, अतः एक नए राज्य के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। पहला, यानी कि ऑप्शन ए 67वां, बी 68वां, सी 69वां या फिर डी 70वां।
किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया दिल्ली को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही अनुच्छेद 239 क में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो हमें बताना है कि भाषाई आधार पर किस वर्ष राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 1947, दूसरा 1951, तीसरा 1956 या फिर डी 1966। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर एक पृथक राज्य का गठन वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में हुआ। तो यहाँ पर आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का पहली बार गठन किया गया? तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, और इसका गठन किया गया था 1953 में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं। पहला कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। दूसरा कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तीसरा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। या फिर डी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी और केरल। तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत किन किन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है या किन किन राज्यों के मध्य यह विवाद है, बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल राज्य शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा कथन है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कहीं कांग्रेस अपने प्रांतीय समितियों का गठन भाषा के आधार पर कर रही है और कहीं पर प्रांतों का गठन को भाषा के आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है। तो इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, या फिर सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। दोस्तों इस कथन को एक बार और आप देख लीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही हैं। कांग्रेस का नागपुर 1920 अधिवेशन बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को अस्वीकार कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। बी, गोवा को दमन दीव से अलग किया गया था। सी, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। या फिर डी, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था। तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो दिया गया है, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, यह सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, यह भी सही है। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया था, यह भी कथन सही है। लेकिन मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यह गलत है। इसलिए हमारा
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 द्वारा इसका नाम कर्नाटक रखा गया, इसलिए कथन एक गलत है। तो दोस्तों इसका नाम कर्नाटक रखा गया था, ना कि तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। या फिर डी, दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थीं। तो ये बताना है कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दादर और नगर हवेली को वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, यह गलत है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया। तो दोस्तों यह हमारा आखिरी प्रश्न था। आप इसको सॉल्व करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।